बात 2007 की है। चमोली की गैरसैंण तहसील में देवपुरी गांव, वहां भूस्खलन हुआ था। और ये भूस्खलन गांव के ऊपरी क्षेत्र में जो खेत बने थे उनसे मलबा बहना शुरू हुआ तेज बारिश के साथ। तो जैसे जैसे मलबे का प्रवाह नीचे की ओर हुआ, इसने विकराल रूप ले लिया और नीचे कई घरों को अपनी चपेट में लेते हुए ये मलबा नीचे नदी में चला गया। इसमें कई घर क्षतिग्रस्त हुए। 8 लोग इस घटना में लापता हो गए। घटना के अगले दिन मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय वहां पर पुलिस थी, रेवेन्यू के ऑफिशियल्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे और भी काफी लोग थे जो कि खोज एवं बचाव में लगे हुए थे। ज्यादातर पुलिस वाले मलबे में, क्योंकि घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, चारों ओर मलबा फैला हुआ था, मलबे में जो लोग लापता थे उनके बॉडीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनके अवशेष ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे कुछ अजीब सा लगा। पुलिस वाले सीमित संख्या में थे, 10-15-20 लोग होंगे। उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट भी नहीं थे और ये गांव सड़क से काफी दूरी पर था, तो इतनी दूरी तक भारी इक्विपमेंट या इस तरह के कुछ लाना संभव भी नहीं था। तो जो वो गैटी फावड़ा है उससे खोद का काम कर रहे थे। और पूरे गांव के जितने लोग थे स्तब्ध, संज्ञा शून्य। उनके चारों ओर उस इलाके में जहां खोज एवं बचाव कार्य चल रहा था उसके चारों ओर खड़े थे, बस एक टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मुझे सच में उस समय कुछ अजीब सा लगा। ऐसी ही स्थिति मुझे 2013 के बाद गुप्तकाशी के आसपास के गांव में देखने को मिली। वहां भी लोग हेलीपैड के आसपास संज्ञा शून्य से खड़े, बस हेलीकॉप्टरों को आते जाते देख रहे थे। कोई ये कोशिश नहीं कर रहा था बताने की, कहने की कि कहां से रास्ता है, कहां से पहुंचा जा सकता है, कहां से अल्टरनेट रूट्स हैं, कहां लोग हो सकते हैं, कहां गए हो सकते हैं। बस वो टकटकी लगाए देख रहे थे। उस समय मुझे कुछ एक बार फिर से अजीब से लगा। इस बीच में कुछ और घटनाएं हुई थी जिनमें भी मुझे यही सब अनुभव रहे। इसके बाद विशेष रूप से जो लोग साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं उनके साथ संवाद करने का मौका मिला। काफी कुछ इस विषय में पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो आपदा प्रभावित है, क्योंकि आपदा एक ऐसी घटना है जो किसी भी व्यक्ति के साथ रोज रोज नहीं होती है। अचानक एक दिन बैठे बैठाए आदमी किसी आपदा से प्रभावित हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसकी मनोवृत्ति, वो एक अजीब तरह से सोचना शुरू कर देता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग चरण या 5 अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। वो रोड एक्सीडेंट हो सकता है। रोड एक्सीडेंट के बाद क्या आप दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करके चलना शुरू कर देते हैं, या फिर इस एक्सीडेंट के बाद आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या हो गया, आप बाहर निकलते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपनी सांसों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसा ही कुछ होता है। उसके कुछ समय बाद आप दोबारा गाड़ी चलाने की स्थिति में आ पाते हैं। फिर आपके साथ तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, यहाँ तो इन लोगों ने एक बड़ी आपदा देखी है जिसमें इनके जानने पहचानने वाले कई लोग या तो मर गए हैं या फिर लापता हैं। कारण का इन्हें पता नहीं है कि ऐसा इनके साथ ही क्यों हुआ। तो जिस समय जो व्यक्ति आपदा से प्रभावित होता है वो एक एस्टोनिशमेंट या फिर स्तब्धता की स्थिति में रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। उसे बस कुछ हल्की सी यादें होती हैं, किसी के गिरने की हो सकती हैं, किसी के मरने की हो सकती है, वो खून हो सकता है, बिल्डिंग का गिरना हो सकता है। वो बार बार उसी चीजों को याद करता है और चीखने चिल्लाने लग सकता है, रोने लग सकता है। उसको सुनने में, बात करने में, आपकी बातें समझने में कठिनाई महसूस हो सकती है। आजकल जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, वो व्यक्ति ट्रॉमा की स्थिति में होता है। कुछ लोग इस स्थिति से जल्द बाहर निकल जाते हैं, जल्द उबर जाते हैं, परंतु कुछ लोगों को इस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और ऐसे जो प्रभावित हैं इनमें कुछ फिजिकल लक्षण भी हो सकते हैं। सुनने में परेशानी हो सकती है, पेट की परेशानियां हो सकती हैं, पेचिस हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, किसी चीज में मन न लगना हो सकता है, व्यवहार में चिड़चिड़ाहट या फिर अचानक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, अकेलापन, एकाकी रहने का मन कर सकता है। और आज जैसा हम बात करते हैं उनके साथ ट्रॉमा काउंसलिंग की बात करते हैं, बातचीत करने की बात करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन लोगों को अकेला न छोड़ा जाए, इनके साथ बातचीत करते रहा जाए, इनको सामाजिक गतिविधियों में इनके साथ जो हो गया उसके बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए ताकि इनको मदद मिले। जैसा कि मैंने कहा, जो ये एस्टोनिशमेंट वाली स्टेज है इससे कुछ लोग जल्द बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोगों को इससे बाहर निकलने में समय लगता है। जो दूसरी स्टेज है
उसे मनोवैज्ञानिक रियलाइजेशन या वास्तविकता बोध कहते हैं। और इसके लक्षण तब विशेष रूप से सामने आते हैं जब प्रभावित व्यक्ति दोबारा अपने क्षतिग्रस्त हो चुके घर के पास वापस आता है। वो घर के मलबे में कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर सकता है। वो उसका कुछ पारिवारिक जेवर हो सकते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिससे वो अपने परिवार को, अपने दादा नाना नानी के साथ रिलेट करता हो। कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं, उनको वो मलबे में खोजने की कोशिश करता है। अचानक उसे लगता है कि उसे सुरक्षा प्रदान करने वाली सारी वस्तुएं नष्ट हो चुकी हैं। उसके पास अब कुछ नहीं बचा जिससे कि वो अपने अतीत से रिलेट कर पाए। उसकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और अचानक वो गहरे सदमे में डूब जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब उसी के साथ क्यों हुआ। इसके बाद अगली स्टेज जो है, जिसे मनोवैज्ञानिक रैशनलाइजेशन कहते हैं, इसमें वो रैशनलाइज करने की कोशिश करता है कि क्या हो गया, वो कल क्या था, आज क्या है और कल उसका भविष्य कैसा होगा। वो ये समझने की कोशिश करता है कि ऐसा उसी के साथ क्यों हुआ। विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये सोचने लगते हैं शायद उनके द्वारा विगत में कुछ ऐसे काम किए गए थे जिनका कि ईश्वरीय शक्ति उन्हें दंड दे रही है। ऐसे में उनका रुझान पूजा पाठ में, जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जा सकता है। वो व्रत रख सकते हैं, भूखे रख सकते हैं, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने पापों से, विगत में किए गए बुरे कार्यों की जो उनको परिणाम मिल रहे हैं या जो उनको दंड मिल रहे हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिले। परंतु साथ ही इस अवधि में, जो रैशनलाइजेशन की अवधि है, इसमें व्यक्ति अपनी तुलना अपने पास पड़ोस से करता है। उसे लगता है कि उसकी स्थिति औरों से कई बेहतर है। पड़ोस में उसके 2 जवान लड़के मारे गए, उसका पूरा का पूरा 4 मंजिला घर नीचे आ गया। कम से कम मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसे में वो दोबारा से अंदर से साहस बटोरता है, अपनी चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, घर की साफ सफाई में लग जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता है, उसकी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करता है, अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाने के सभी प्रयास करता है। और यही वो अवधि है जब प्रभावित व्यक्ति कई साहसिक कार्य करते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद देखा भी हो कि व्यक्ति के अपना घर प्रभावित था, अपना घर परिवार प्रभावित था, परंतु उसने उस समय में भी दूसरों की मदद की, कई लोगों का जीवन बचाया। और इस प्रयास में कई बार वो अपने जीवन को जोखिम में डाल देता है और कई बार हादसे में उसकी स्वयं की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये रैशनलाइजेशन वाली अवधि जो है, ये बड़ी अंतर्द्वंद से भरी होती है। आदमी बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, पीछे जो उसे सदमा लगा है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, अपने को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। परंतु इसकी जो अगली स्टेज है वो इसके एकदम उलट होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक एक्यूजेशन या फिर आरोप प्रत्यारोप की अवधि कहते हैं। इस अवधि में जो प्रभावित व्यक्ति है वो अपनी स्थिति के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार मानने लगता है। जो लोग सहायता लेकर आ रहे हैं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, उनसे पूछ सकता है कि अब क्या करने आ रहे हो, अब क्या लेने आए हो, पहले क्यों नहीं आए, हमने तो पहले भी बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। उसे लगता है कि इन सब लोगों की वजह से आज ये स्थिति है, उसको समय पे सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। और आज जो जिस तरह से मीडिया की पहुंच दूर दराज गांव तक हो गई है, उसने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आखिर मीडिया को एक पकी पकाई कहानी जो मिल जाती है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपदा से पहले मीडिया कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। उन्हें बताया जाए कि किस तरह की खबरों पे उन्हें ध्यान देना है, किस तरह से कुछ पॉजिटिव न्यूज बाहर आए, उन लोगों को कवर करें जिन लोगों ने लोगों की सहायता की है आपदा के समय, उनकी बात को आगे रखें, रादर देन जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हें मीडिया में आगे बढ़ाया जाए। और जब ये चौथी स्टेज खत्म हो रही होती है, तभी प्रभावित व्यक्तियों के अंतर्गत पांचवी जो स्टेज है उसके लक्षण उभरना शुरू कर देते। और पांचवी स्टेज जो है, जिसे मनोवैज्ञानिक एक्यूमुलेशन या संचय करना कहते हैं, अभी तक इतना समय बीतते बीतते प्रभावित व्यक्तियों को लोगों के साथ बातचीत करके, सरकारी अमले के साथ बातचीत करके ये समझ में आ जाता है कि ये जो मदद आ रही है, ये सारे जो संसाधन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा देर तक ऐसा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में उसे अपना जो आपदा प्रभावित का ठप्पा है उसमें कुछ लाभ नजर आने लगते हैं। वो पुनर्वास होने में रुचि नहीं लेता है। उसे लगता है कि यहीं अस्थायी शेल्टर्स में बैठे रहेंगे तो सहायता मिलती रहेगी। ऐसे में वो झूठ बोल सकता है,
सकता है उसे पहले ही काफी सहायता मिल गई हो, परंतु वो सब सपाट शब्दों में कह सकता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, किसी ने कोई मदद नहीं की। वो अपनी स्थिति का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करता है और कई स्थितियों में उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसकी आवश्यकताओं से काफी ज्यादा हो जाती हैं। और इस फेज में, इन स्थितियों में वो कई बार लूटपाट करने से जो राहत आ रही है उसको लूटने से, उसको छीना झपटी करने से भी परहेज नहीं करता है। उसे बस अपनी स्थिति का फायदा उठाना होता है। जो आपदा प्रबंधन का ठप्पा उसके ऊपर लगा हुआ है उससे वो जितना बेनिफिट ले सकता है वो लेने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो आपदा प्रभावित हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो स्टेजेस हैं उससे गुजरते हैं। एस्टोनिशमेंट से वो रियलाइजेशन में आते हैं, रियलाइजेशन से रैशनलाइजेशन में, रैशनलाइजेशन से एक्यूएशन में, और एक्यूएशन से एक्यूमुलेशन में। और देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है जो लक्षण हैं, जो स्थितियां हैं, उनमें कुछ ऊपर नीचे परिवर्तन आए, परंतु सभी जगह जो स्टडी किया गया है, देखा गया है, जो आपदा प्रभावित है लगभग एक सी स्थिति से गुजरते हैं, उनका व्यवहार लगभग एक सा होता है। अगली बार जब आप आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाएं, हो सकता है अपने काम के सिलसिले में, हो सकता है अन्य सामाजिक सरोकारों को लेकर आपको आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाना पड़े, तो आपको ध्यान रहे कि आपदा प्रभावित एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, मनोवैज्ञानिक लक्षणों से गुजर रहे हैं और उनके व्यवहार में कुछ अटपटा हो सकता है। तो आप उनके व्यवहार को आपदा के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करें और क्षेत्र विशेष को लेके, वहां रह रहे लोगों को लेके अपनी कोई राय न बनाएं, क्योंकि हो सकता है उनका सामान्य व्यवहार आपकी राय से एकदम जुदा हो। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।